गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th की आज हम थर्ड वीडियो सेंड कर रहा हूँ मैं। इसमें आज हम शुरू करेंगे गैलुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो बड़ा सिंपल सा ये गैलुसाक लॉ है। इसमें बताया गया कि मान के चलो मेरे पास दो गैसेस हैं ए प्लस बी, और ये दो गैस मिलकर एक तीसरी गैस फॉर्म कर रही है। सपोज करो इसका 1 वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम 1 है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2 वॉल्यूम होगा। तो उसने इस लॉ में बताया गया कि अगर दो डिफरेंट गैसेस आपस में रिएक्शन कर रही हैं तो एक नई गैस बनाती हैं। तो ये तीनों जो गैस हैं इस टाइम हमारे पास, ये एक दूसरे के सिंपल रेशियो में होती हैं। इसी को हम गैलुसाक लॉ कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डाल्टन लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट हैं, वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज। जैसे पॉइंट नंबर 1, इसमें ये बताया गया, मैंने आपको पहले भी सब बताया था कि हर इस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है बच्चों। और जो ये मैटर होता है वो एक बड़े ही छोटे से पार्टिकल, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। उस छोटे से पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, ये कहा गया कि अगर मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है या कोई एक मैटर है, और उस मैटर में से मैं किसी तरह दो एटम को निकाल लूँ, ये क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये जो दोनों एटम हैं एक दूसरे से हर तरीके से क्या होंगे, सेम। सेम मतलब इनका साइज़ भी सेम होगा, इनका मास भी सेम होगा, इनका वॉल्यूम भी सेम होगा, इस तरीके से। यानी कि किसी भी एक सब्सटेंस के सभी एटम एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया कि मेरे पास दो अलग अलग मैटर हैं, दो अलग अलग सब्सटेंस हैं। ठीक है बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, एक एटम इसका निकाल लेता हूँ और एक एटम इसका निकाल लेता हूँ। समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो डाल्टन की थ्योरी में बताया गया कि दो अगर डिफरेंट मेरे पास सब्सटेंस हैं, डिफरेंट, दोनों के जो एटम हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दोनों का शेप डिफरेंट होगी, दोनों का मास डिफरेंट होगा, वॉल्यूम डिफरेंट होगा। ये है लॉ ऑफ डाल्टन लॉ का थर्ड पॉइंट। इसके बाद बारी आती है पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में ये बताया गया कि अगर सेम या डिफरेंट एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो कंबाइंड होने के बाद जो चीज़ बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ये बात आपको पहले ही बता जा चुकी। ये है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या है कि जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और कोई भी जो एटम ही होता है वो हमेशा किसी रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अक्सर, जैसे H2+O2 एरो के बाद बनता है H2O। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम आपस में रिएक्शन करते हैं। यानी कि पॉइंट नंबर 5 का मतलब है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पॉइंट नंबर 6 बड़ा सिंपल सा है, हम किसी भी एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, न उसे हम क्रिएट कर सकते। ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। इसके बाद है लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी उसके कुछ लिमिटेशन हैं। पहला लिमिटेशन क्या कहता है बच्चों, कि ये वाला जो लिमिटेशन है वो गैलुसाक लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कि मतलब कोई भी जो गैस है जब दूसरी गैस के साथ रिएक्शन करती है तो कोई तीसरी गैस बनती है, और ये एक दूसरे के सिंपल रेशियो में क्यों रहते हैं। इसके बाद तीसरा अगला पॉइंट है नंबर 2। अगला पॉइंट दूसरे में लिखा हुआ है, ये जो थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो ये एटम हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्या रीज़न है इनका बनाने का। इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। हालांकि ये बात आपने पहले थोड़े पढ़ रखी है, एटम एक दूसरे के साथ कंबाइंड इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, गेन करते हैं। इस बात को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाई थी। इसके बाद बारी आती है पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड साइज। ये वाली थ्योरी ये इस बात को नहीं बता पाई कि मेरे पास अगर दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं, ये है ए, ये है बी, तो जो इसके एटम हैं
वो हर तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये जो एटम है फ्री स्टेट में क्यों नहीं रह सकते एटम्स, इस बात को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसके बाद इस थ्योरी के बाद एक दूसरी थ्योरी आई जिस थ्योरी को कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कुछ पॉइंट बताए गए, पिछली जो थ्योरी थी उसको चेंज कर दिया गया। और सबसे पहला पॉइंट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का क्या है, देखो पहले थ्योरी में बताया गया था कि जो एटम है सबसे छोटा है, ये बात गलत बता दी इसने कहा एटम छोटा नहीं है, एटम तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बन रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि एटम से छोटा भी कुछ है। ये बात पिछली थ्योरी की गलत हो गई। इसके बाद पॉइंट नंबर टू में इसने कहा कि मेरे पास कोई सेम सब्सटेंस है। पिछली थ्योरी ने बताया था कि अगर मैं सेम सब्सटेंस है मेरे पास, सपोज करो मेरे पास एक Fe है दूसरा भी Fe है, तो इनके अगर मैं दो एटम को निकालूँ तो हर तरीके से सेम होता है। लेकिन इस थ्योरी ने इस बात को गलत बता दी और उसने एक एग्जांपल दिया। एग्जांपल क्या कहा, आइसोटोप्स। अगर आप आइसोटोप्स पढ़ते हो, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, एक तो है 1H1, एक है 1H2, एक है 1H3। इसने कहा कि आइसोटोप्स सेम ही सब्सटेंस है, हाइड्रोजन है, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, डिफरेंट है। जबकि पिछली थ्योरी क्या कहती है कि सेम सब्सटेंस की हर चीज़ें क्या होंगी, एटम बराबर होंगी, लेकिन सेम सब्सटेंस है और इनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब सेम सब्सटेंस की जो एटम है कुछ ना कुछ तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट है 3। पिछली थ्योरी ने बताया था कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट सब्सटेंस है, मान के चलिए ये ए है और ये बी है, ये बताया था कि दोनों के जो एटम है हर तरीके से क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। लेकिन इस थ्योरी ने इस बात को मना कर दिया। उसने कहा इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी भी हो सकती है और एक एग्जांपल दिया आइसोबार का। अगर आइसोबार को आप देखें, जैसे आर्गन और कैल्शियम दोनों डिफरेंट हैं, एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो इनका एटॉमिक मास है वो क्या है, सेम है, और दोनों क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब नई थ्योरी क्या कहती है, डिफरेंट एटम्स डिफरेंट सब्सटेंस के कुछ ना कुछ उनमें क्या हो सकती है, सिमिलैरिटी भी हो सकती है। जबकि पिछली थ्योरी क्या कह रही थी, सब कुछ डिफरेंट होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर आता है हमारा पॉइंट नंबर 4। पिछली थ्योरी की इन्होंने रिपीट कर दिया है और क्या कह दिया कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में एक बात बताई गई, अगर मेरे पास दो बर्तन हैं और दोनों बर्तन में एक में गैस भरी हुई है ए, एक में गैस भरी हुई है बी, और दोनों गैस का वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि अगर दो डिफरेंट गैस हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है, तो उसका मतलब इन दोनों गैसों के जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। यही एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट है टॉपिक बच्चों एटोमिसिटी। एटोमिसिटी भी छोटी क्लास का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मोलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उसको उसकी एटोमिसिटी कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हीलियम है, हीलियम का जो सिंबल होता है, ये फॉर्मूला जो होता है वो He होता है। जैसे ऑक्सीजन है, आपने ऑक्सीजन हमेशा O2 देखा होगा, ओजोन O3 देखा होगा, उसी तरह फॉस्फोरस P4 होता है। तो अगर आप देखें हीलियम का जो फॉर्मूला है उसमें एक ही एटम होता है, इसका मतलब उसकी जो एटोमिसिटी है वो क्या है, 1। इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 2। इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 3। इसमें 3 एटम है, इसमें 2 एटम है, इसमें कितने एटम है, 4। तो किसी भी किसी भी फॉर्मूले, किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला जो होता है उसमें जितने भी उसके एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो इसकी क्या कहलाती है, एटोमिसिटी। जिनकी एटोमिसिटी 1 है उनको हम मोनो एटोमिक कहते हैं। मोनो मतलब होता है 1। जिनकी एटोमिसिटी 2 है उसको हम क्या कहते हैं, डाई एटोमिसिटी, ट्राई एटोमिसिटी, और इसको पोली एटोमिसिटी कह सकते हैं, पोली एटोमिक भी कह सकते हैं, टेट्रा भी कह सकते हैं 4 वाले को। इसके बाद आता है बारी हमारी, इसके बाद बच्चों बारी आती है एटॉमिक मास की। ये एटॉमिक मास पहले भी आपने 9th में 10th में पढ़ा था, और एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख रही है बिल्कुल यहाँ, कि किसी भी एटम का जो मास होता है
देखो ये जो डेफिनेशन है एक्चुअली में हाइड्रोजन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, और हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो डेफिनेशन हाइड्रोजन के एटॉमिक बनाई गई क्योंकि हाइड्रोजन ही सबसे छोटा एटम होता है। तो अब ज़रा ध्यान दें, कार्बन से ये कितना गुना कम है, लगभग 12 गुना कम है। तो यही डेफिनेशन दी बनाई गई कि किसी भी ये जो एटम होता है उसका जो एटॉमिक मास है कार्बन का कितना होता है, 1/12। यही बात अक्सर बच्चों को समझ में आती है 1/12 क्यों आया। बस इसमें आपको ये नई बात क्या है कि ये डेफिनेशन हाइड्रोजन को बेस में रख के बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद आप बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को लर्न करेंगे, और इसके बाद बारी आती है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास में क्या है, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, अगर आप उसमें ग्राम लगा दोगे तो उसे हम क्या कह देंगे, ग्राम एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम। इसके बाद बारी आती है बच्चों मोलिकुलर मास। देखो एटम का मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास, किसी मोलिक्यूल के मास को। मोलिक्यूल मतलब जैसे H2O, जैसे CO2, जैसे H2SO4, इन सब का अगर हम मास निकालें उसको हम क्या कहते हैं, मोलिकुलर मास कहते हैं। और मोलिकुलर मास को निकालने का सबसे बड़ा तरीका है, पहले भी आपने पढ़ रखा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वेट होता है कितना, 1, और इसमें 2 हाइड्रोजन 2 की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इजिकल टू कितना हो गया 18। दूसरा कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है 2, तो कितना हो गया ये 44। H2SO4 का 2 हो गया टोटल, प्लस सल्फ़र का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 4 इजिकल टू 64 इजिकल टू ये हो गया 98। इस तरीके से बच्चों आपको बहुत सारे कंपाउंड्स के मोलिकुलर मास निकालने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगले जो टॉपिक हैं वो मोलिकुलर मास को निकालने के ही आएंगे।